आज की मीटिंग की हम शुरुआत करते हैं। मैं मयूर गोंडलिया आप सभी लोगों का आज की इस ऑर्गेनिक फार्मिंग की मीटिंग के अंदर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ टीमैक्स रिटेल लिमिटेड की ओर से। अभी जो हम फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, खेतीबाड़ी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली में जो खेती होती है, ठीक है, जो किसान भाइयों जो खेती करते हैं वो जनरली आज के टाइम के अंदर दो तरीके से हमारी खेती होती है। जो पहली होती है जो हम लोग अभी जो कर रहे हैं, जो रासायनिक खेती, ठीक है, जहाँ पे हम पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं हमारी फसल के ऊपर। और जो दूसरी टाइप की जो पद्धति होती है, जो पुरानी खेती पद्धति हम बोलते हैं, जो सालों से चली आ रही है, जिनको हम बोलते हैं जैविक खेती पद्धति। और ये जो जैविक खेती पद्धति है, ठीक है, वो कोई नई खेती पद्धति नहीं है, ये बहुत ही पुरानी है, जो सालों से यही खेती पद्धति चली आ रही थी। लेकिन समय अंतर पे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और आधुनिकीकरण जैसे हुआ, तो लोगों को केमिकल के बारे में बहुत सारी जो लोग थे उन्होंने केमिकल के बारे में बताया, और हमारे जो किसान भाइयों थे, ठीक है, वो केमिकल का इस्तेमाल करने लगे अपनी खेती पद्धति के अंदर। एक्चुअली में मैं बताना चाहता हूँ जो हमारी जैविक खेती पद्धति है, ठीक है, वो होती क्या है। जैविक खेती पद्धति के अंदर कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। जैविक खेती पद्धति की जो फार्मिंग की टेक्निक होती है, वो जैसे ही मान लो कि कोई वनस्पतियां है, ठीक है, कोई औषधीय है, उनका तेल है, उनका अर्क है, वो अर्क के माध्यम से वो खेती की जाती है। मान लो कि जैसे कोई फसल के अंदर कोई कीट आ गया, या तो कोई इल्ली आ गई, या तो कोई डिसीज आया, या तो कोई फसल की वृद्धि करनी है, तो इनके अंदर वो जैविक खेती पद्धति के अंदर कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। इनके अंदर जो हमारी औषधियां है, हमारी जो वनस्पतियां है, उनके जो तेल होते हैं, ठीक है, ऑयल होते हैं, और उनका जो अर्क होता है, वो अर्क का फॉर्मुलेशन बना के वो जो सारी चीजें हैं इनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है खेती के अंदर। तो ये होती है जैविक खेती पद्धति, जिनके अंदर कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। और जो केमिकल खेती पद्धति होती है, इनके अंदर तो रासायनिक पेस्टिसाइड, जैसे मान लो कि कोई कीटक आ गए या तो कोई डिसीज आ गया हमारे फसल के ऊपर, तो हम इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल का छिड़काव करते हैं। और जो हम जो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, खाद का यूज करते हैं, वो भी केमिकल वाला खाद का यूज करते हैं, जैसे डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, एनपीके हो गया, ये सारी चीज हम यूज करते हैं, वो हम केमिकल खेती पद्धति में यूज करते हैं। तो अभी मैं दोस्तों इस मीटिंग शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो हम पीपीटी के माध्यम से हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक खेती पद्धति से क्या फायदा होता है और रासायनिक से क्या नुकसान होता है। और वैसे ही हमारी टीमैक्स रिटेल लिमिटेड जो आज ऑर्गेनिक खेती पद्धति के ऊपर अच्छी तरीके से काम कर रही है, तो वो कैसे काम करती है, उनकी क्या क्या प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और वो प्रोडक्ट का हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। आपको अगर ये दिखाई दे रहा है तो आप वन टाइप कर सकते हो। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो आप वन टाइप करो ताकि मुझे भी समझ में आए, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, वो तो दिखाई दे रही है ना स्क्रीन। ओके। दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का कृषि वेबिनार। मैं मयूर गोंडलिया टीमैक्स रिटेल लिमिटेड की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो विधि होती है, ठीक है, उनकी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, वो दो चीजों के ऊपर काम करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम बोलते हैं, जो हमारी जमीन है, भूमि है, ठीक है, मिट्टी के ऊपर तो काम करती है, साथ ही साथ हमारी फसल के ऊपर भी काम करते हैं, जैसे फसल की वृद्धि करना, इनके अंदर जो भी कोई कीटक आते हैं तो उनके सामने रक्षण करना, ये सारी चीज ऑर्गेनिक खेती के अंदर भी पॉसिबल है। और और हम जैविक खेती जो करते हैं, ठीक है, तो ये जो खेती होती है, ये खेती के अंदर कोई भी जो प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, वो प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसे रासायनिक हानिकारक रासायन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हमारा पर्यावरण है, हमारे जो भी एनिमल्स है, और जो मनुष्य जाति है, ठीक है, ये सारी चीजों के ऊपर ये बहुत ही कारगर साबित होती है और वो इनकी रक्षा करती है ये खेती पद्धति, ठीक है। तो मैं आगे बात करना चाहता हूँ। जैसे हम बोला जाए कि भारत
तो हमारा देश ऐसा देश है जो ज्यादातर कृषि के ऊपर निर्भर है, और हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उनका जो मुख्य आधार है वो कृषि के ऊपर है। और और बहुत सारे लोगों का जो आय का साधन है, ठीक है, उनका मुख्य आय का साधन है वो कृषि ही है, ठीक है। तो कृषि के ऊपर अच्छी तरीके से बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। और जैसे मान लो कि ये जो हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो बहुत सारे लोगों को अभी ये लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई नई पद्धति होगी या तो कुछ नया नया होगा मार्केट के अंदर। ये कुछ नई नहीं है, ये सालों से चली आ रही है। जो नई खेती पद्धति है वो रासायनिक खेती पद्धति है। जो अभी देखें तो हमारे देश के अंदर जितनी आबादी बढ़ रही है, ठीक है, आबादी बढ़ने के साथ साथ हमारी जो कृषि की दृष्टि से हम देखें तो उनका उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, ताकि वो उत्पादन बढ़ेगा तो जितनी भी आबादी है वो आबादी को जो भी चीज चाहिए खाने के अंदर, ठीक है, वो सारी चीज हम कृषि के माध्यम से दे सके जब उनका उत्पादन बढ़े। तो क्योंकि आबादी बढ़ रही है लेकिन जो जमीन का क्षेत्रफल है वो हम नहीं बढ़ा सकते, वो तो एक फिक्स ही है, और जनसंख्या तो बढ़ती ही जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी हमारे पास जमीन है, जितनी भी हमारे पास खेत है, ठीक है, इनके अंदर हम अच्छे से अच्छे उत्पादन ले सके ताकि हम लोगों की जरूरियातों को पूरा कर सके। और जैसे मान लो कि मैं बताऊं तो बहुत बार क्या होता है, जैसे उत्पादन ज्यादा लेने के चक्कर में बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम कोई आसान खेती पद्धति अपना ले ताकि हमें उत्पादन अच्छा मिले, वो ज्यादा मिले। जैसे मैं बात करूं कि पहले के टाइम के अंदर जो खेती पद्धति हमारी चलती थी, ठीक है, वो खेती पद्धति अच्छी तरीके से चलती थी, लेकिन जैसे मान लो कि रासायनिक का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, केमिकल का इन्वेंशन हुआ खेती के अंदर, तो बहुत सारे लोगों को एक केमिकल खेती के अंदर डाइवर्ट किया गया, और उनको ऐसा बताया गया कि अगर आप रासायनिक खेती पद्धति से अपना उत्पादन लोगे तो आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा और आपकी मेहनत भी कम हो जाएगी। लेकिन जी हाँ दोस्तों, शुरू शुरू में हमें ऐसा लगता है, क्योंकि कोई भी हमारी मिट्टी होती है, इनको आप शुरुआत में अगर केमिकल डालते हो तो आपको पहले 1 2 3 साल के अंदर आपको इनका बेनिफिट भी मिल सकता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हमारी जो जमीन होती है वो जमीन धीरे धीरे क्या हो जाती है, बंजर बन जाती है। जो उनकी जो उर्वरक क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उर्वरक क्षमता कम होने के कारण हम क्या करते हैं, हम ज्यादा उत्पादन लेने के चक्कर के अंदर ज्यादा से ज्यादा केमिकल खाद का इस्तेमाल करने लगते हैं। तब क्या होता है, जो हमारा उत्पादन है वो तो एक लिमिटेड आ रहा है, लेकिन हमारा जो केमिकल खाद है और फर्टिलाइजर का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो जब बढ़ता जाता है तो हमारी जो कॉस्ट होती है, ठीक है, हमारा जो खर्चा होता है वो बढ़ने लगता है। और वो बढ़ने लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि अब खेती के अंदर कुछ बचा नहीं है, अब तो ज्यादा से ज्यादा पैसा जा रहा है। लेकिन उनका रीजन ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के चक्कर के अंदर हमारा जो केमिकल का इस्तेमाल है वो हम बढ़ा देते हैं, और हमें ये लगता है कि इस्तेमाल होने से हमारी फसल बढ़ जाएगी, हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। वो आपकी बात सही है, लेकिन क्या होता है, जैसे ज्यादा केमिकल इस्तेमाल करने से हमारा जो जल है, हमारी जो भूमि है, जैसे हमारा जो ये वातावरण है, ठीक है, वो प्रदूषित हो जाता है। और जो खाने के लिए जो खाद्य पदार्थ हमारे खेत के अंदर हम निकालते हैं बाहर, ठीक है, वो भी एक जहरीले हो जाते हैं, क्योंकि हमने केमिकल का इस्तेमाल ज्यादा किया। तो स्वाभाविक है कि जो भी हमने पौधा हमने डाला हुआ है, जो भी हमने फसल लगाई हुई है, वो फसल के अंदर वो केमिकल जाने ही वाला है। मान लो कि हमने धान डाला हुआ, या तो कोई फ्रूट की खेती कर रहे हैं, या तो मान लो कि सब्जी की खेती कर रहे हैं, इनके अंदर हम केमिकल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने लगेंगे तो क्या होता है, अल्टरनेट वो पौधे के अंदर आएगा, और पौधे में से ही खाद का, पौधे के अंदर से ही धान में आएगा, फ्रूट में आएगा, सब्जी में आएगा, और वही फ्रूट, धान और सब्जी हम लोग हमारे घर के अंदर खाते हैं। तो वो अल्टरनेट हमारे शरीर के अंदर आता है, हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल्स आता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी जो शरीर की जो इम्यून सिस्टम है और मेटाबॉलिज्म है, इनके ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है, और इनको ये असरकारक रूप से वो प्रभाव पड़ता है, और हमारी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म दोनों कम हो जाते हैं। फिर क्या होता है, हमारी बॉडी होती है वो रोगों के सामने, मतलब वायरस और बैक्टीरिया के सामने लड़ने में सक्षम नहीं होती है। फिर क्या होता है, हमारा शरीर होता है वो बीमार होने लगता है। तो हमें 2 तरीके से नुकसान हुआ, पहले तो हमने ज्यादा केमिकल इस्तेमाल किया तो हमारा खर्चा भी बढ़ा, दूसरा हमारी हेल्थ के ऊपर इनका असर पड़ा, तीसरा जो भी हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो तो वातावरण में ही जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा, पानी के अंदर जाएगा, एनवायरमेंट के अंदर जाएगा, तो वो भी दूषित होगा। तो आप देखो तो ये जो केमिकल खेती पद्धति है उनसे सभी जगह पे नुकसान हो रहा है, कहीं पे फायदा नहीं हो रहा है। और इसीलिए एक मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर एक आंदोलन हुआ था, और वो आंदोलन कैसे हुआ, जैसे 2001 से लेकर 2002 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर एक आंदोलन चला जो जैविक खेती का। और वो जैविक खेती के अंदर उन्होंने कैसे आंदोलन बनाया कि जैसे मान लो कि अलग अलग एक एरिया है, ठीक है, जैसे अलग अलग एरिया है तो अलग अलग एरिया के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं। तो गांव के अंदर क्या हुआ, तो गांव के अंदर जैविक खेती पद्धति का प्रारंभ किया गया, और उन्होंने क्या किया,
जैसे मान लो कि उन्होंने 313 गांवों को सिलेक्ट किया और 313 गांवों के अंदर जैविक खेती का शुरुआत कर दिया, और वही गांव को उन्होंने नाम दिया, उन्हीं गांवों का नाम दिया जैविक गांव। मतलब वहां पे कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, जो भी इस्तेमाल होगा वो जैविक रूप से होगा। तो वहां पे 313 गांव तो हो गया। फिर 2002 से लेकर 2003 के अंदर, वो जो 2 वर्ष के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर 2-2 गांवों को सिलेक्ट किया गया अलग अलग एरिया के अंदर से। तो 2003 से लेकर 2004 के अंदर क्या हुआ, 2-2 गांवों को सिलेक्ट किया, मतलब 1565 गांवों के अंदर जैविक खेती की गई। फिर 2006 से लेकर 7 के अंदर फिर 5-5 गांवों का चयन किया, और वैसे बढ़ते बढ़ते दोस्तों आज अगर देखने के लिए जाए तो 3130 गांव आज जैविक खेती कार्यक्रम के अनुरूप अपनी खेती कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा कि वो जो लोग फसल उगा रहे हैं, वो जो लोग सब्जी उगा रहे हैं, वो लोग जो फ्रूट उगा रहे हैं, वो सारा जैविक उन्होंने किया। और वहां से फायदा ये हुआ कि जो केमिकल का इस्तेमाल करने से जो खर्चा बढ़ रहा था, वो खर्चे के ऊपर भी कंट्रोल हुआ, और जो हमारे खाने के लिए जो चीज हम उगा रहे थे, ठीक है, वो भी केमिकल मुक्त हुई, जहर मुक्त हुई। तो वहां से फायदा हुआ। और ये आंदोलन ऐसा चला, वो आंदोलन के उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। और उन्होंने क्या किया, अलग अलग एरिया के अंदर, अलग अलग गांव के अंदर अलग अलग पोस्टर लगाए, बहुत सारी झांकी बनाई। जैसे हमारे 26 जनवरी होती है तो राजपथ के ऊपर जैसे झांकी अलग अलग स्टेट की होती है, तो उन्होंने क्या किया, जैविक खेती के बेनिफिट के ऊपर, जैविक खेती के फायदे के ऊपर उन्होंने झांकी तैयार की, पोस्टर लगाए, बैनर्स लगाए, उनके ऊपर उन्होंने जो बुक्स पब्लिश की। फिर एक बहुत ही अच्छी उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने क्या किया, अलग अलग गांव के अंदर उन्होंने नाट्य कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसे हमारे अलग अलग गांव के अंदर नाट्य का आयोजन होता है ना अलग अलग, तो उन्होंने जैविक खेती के ऊपर नाट्य का आयोजन किया। तो क्या लोगों के अंदर जैविक खेती के प्रति एक अवेयरनेस आई, और अवेयरनेस के कारण वहां के जो किसान हैं, वो किसान को तो फायदा हुआ ही, लेकिन साथ साथ आबादी को भी फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि आबादी जो केमिकल वाली चीजों खा रहे थे, ठीक है, वो केमिकल वाली चीजों से हटके उन्होंने जैविक चीजें का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इनसे फायदा ये हुआ कि लोगों की ये ऐसी जागृति फैलाई गई कि वहां के लोगों की जो आय होती है, ठीक है, एवरेज जो आय होती है, ठीक है, जो उनका आयुष्य होता है, वो आयुष्य भी बढ़ा, और स्वास्थ्य के अंदर भी बढ़ोतरी हुई। तो ये उन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट किया कि अगर हम जैविक खेती के ऊपर एक मुहिम चलाए, हम एक आंदोलन छिड़े, ठीक है, और वो आंदोलन के माध्यम से हम लोगों को ये समझाए कि जैविक खेती आपको क्या फायदा दे सकती है, तो लोग तो रेडी है खेती करने के लिए, लेकिन लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन पहुंचनी भी बहुत ही जरूरी है। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये पूरी एक मुहिम चली, और उन्हीं के कारण बहुत सारे उनके गांव ऐसे है जहां पे जैविक खेती का इस्तेमाल किया जाता है, और जैविक खेती पद्धति से ही वो लोग फसल बोते हैं। और इनसे फायदा ये हुआ कि जो कीटनाशक होते हैं, ठीक है, रासायनिक खाद होते हैं, उनकी जो दुष्प्रभाव होते हैं, वो दुष्प्रभाव भी कम हुआ, वहां का एनवायरमेंट भी क्लीन हुआ, लोगों को भी फायदा हुआ, जो जमीन का जल स्तर है वो भी अच्छी तरीके से बढ़ा। तो और साथ ही साथ जो इंसान का आयुष्य भी बढ़ा, स्वास्थ्य भी बढ़ा। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल इसीलिए दिया क्योंकि हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अगर मान लो कि हमको एक गांव के अंदर हम अगर 5-6 किसान को अगर जैविक खेती पद्धति को अच्छी तरीके से समझाए और उनसे क्या बेनिफिट होता है वो अगर हम बताए, और उनको अगर जैविक खेती पद्धति से अगर खेती करने की हम सलाह दे और उनके ऊपर हम अगर नजर रखें और उनको अच्छा गाइडेंस दे, तो हो सकता है एक गांव के अंदर से 5 किसान ने जैविक खेती अपनाई है, तो हो सकता है उनका बेनिफिट देख के आने वाले टाइम में बहुत सारे किसान ये हमारी मुहिम के अंदर जुड़ सकते हैं। लेकिन इनकी शुरुआत हमें लोगों के पास जाके करनी पड़ेगी क्योंकि इनसे बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और सबसे अच्छी बात जो किसानों के लिए भी अच्छा है क्योंकि बहुत सारा पैसा उनको जो और जगह पे जा रहा था वो बच सकता है। ठीक है, जैविक खेती से हमें क्या लाभ हो सकता है? जैविक खेती से हमें क्या लाभ हो सकता है? तो अगर हम किसानों की दृष्टि से देखें तो हमें जैविक खेती से क्या लाभ हो सकता है? सबसे पहला लाभ, जो हमारी जमीन है, हमारी भूमि है, उनकी उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि मैंने बताया ना, जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जमीन के अंदर जो केंचुए होते हैं, जो हमारी मित्र जीवात होती है, मित्र कीटक होते हैं किसानों के, वो कीटकों का अल्टरनेट नाश हो जाता है। क्योंकि अगर हम हमारी जमीन के अंदर केंचुए होते हैं, वो हमारे लिए फायदा करते हैं हमारी जमीन के अंदर, क्योंकि वो जमीन को अच्छी तरीके से उपजाऊ करके बनाए रखते हैं। और अगर हम उनके ऊपर ही केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो वो केंचुए तो मर ही जाएंगे, और अगर केंचुए मर जाएंगे, ठीक है, तो हमारी जमीन है वो धीरे धीरे क्या होगी, वो बिन उपजाऊ होने लगेगी और उनकी उत्पादन क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो अगर हम जैविक खेती पद्धति का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है। फिर सबसे अच्छी बात यह होती है, जो हमारे जो सिंचाई करते हैं तो सिंचाई का जो अंतराल होता है उनके अंदर वृद्धि होती है। जैसे मान लो कि हमने कोई फसल बोई है,
वो फसल के अंदर हमें 7 दिन, हर 7 दिन के अंदर हमें पानी पाना होता है, सिंचाई करनी होती है। अगर हम एक खेती पद्धति का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जमीन के अंदर जो मॉइस्चर है, ठीक है, जो भेज है वो बना रहता है, और वो बने रहने के कारण जो हमारी जो सिंचाई का अंतराल है, जो 7 दिन के अंदर हम पानी देना चाहते थे, वो पानी का जो टाइम है वो हम 10, 12, 15 दिन तक ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जमीन है वो अच्छी बनी रहती है। ये भी फायदा होता है। दूसरा, तीसरा फायदा हमें ये होता है, रासायनिक खाद पर जो हमें निर्भरता कम होने से लागत में भी कमी आती है। क्योंकि अगर हम जैविक खेती पद्धति का इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हम जो रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर 2-4 साल के अंदर ऐसा टाइम आता है कि हमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल भी करना नहीं पड़ता है। और वो नहीं करना पड़ता है तो इसके कारण हमें बेनिफिट ये होता है, क्योंकि रासायनिक खाद तो हम मार्केट में से ही लेते हैं, क्योंकि कोई किसान रासायनिक खाद तो अपने घर पे बना नहीं सकते। मान लो कि गोबर है, ये सारी चीज जो जैविक खाद है वो हम घर पे बना सकते हैं, लेकिन रासायनिक खाद तो हमें मार्केट में पैसा देके ही लेना पड़ता है। तो अगर हम जो जैविक खेती का इस्तेमाल करने लगेंगे तो रासायनिक खाद का जो पैसा है वो भी हमारा बच जाएगा। फिर फसलों की उत्पादन में भी वृद्धि होगी, क्योंकि फसलों को जो भी चीज मिलेगी वो नेचुरल मिलेगी। क्योंकि हम जो भी चीज इस्तेमाल करेंगे, हमारे वनस्पतियां होती है, हमारे औषधियां होती है, उनके अर्क का इस्तेमाल करते हैं, उनका तेल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं, गोबर का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी फसलों की जो उत्पादन क्षमता है उनके अंदर भी वृद्धि हो जाती है। और सबसे अच्छी बात, आज के टाइम के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छी चीजें हो रही है। जैसे मान लो कि बाजार के अंदर जैसे ऑर्गेनिक नाम पड़ता है तो वो ऑर्गेनिक उत्पादनों की जो मांग होती है ना, वो अपने आप बढ़ जाती है और उनको अच्छा पैसा भी मिलता है। देखो दोस्तों, आज अगर मैं बताऊं ना, मैं अहमदाबाद में रहता हूं, तो अहमदाबाद के अंदर अगर हमारे यहाँ पे क्या होता है, गांव में से एक अंकल आते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे निकोल में वो गांव में से सब्जी लेके आते हैं, और वहां पे हम जो सब्जी लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो सब्जी होती है वो नॉर्मल जो मार्केट में से लेते हैं उनसे 1.5 गुना ज्यादा पैसा हम देते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है। वो लोग लाइन में खड़े होते हैं, वो लोग लाइन में भी खड़े होते हैं वो जैविक सब्जी लेने के लिए। तो अगर हम ये जैविक का इस्तेमाल करते हैं तो अल्टरनेट किसान की आय में भी वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो ये हमें कृषकों की दृष्टि से भी लाभ होता है, किसानों को लाभ होता है। दूसरा लाभ होता है मिट्टी की दृष्टि से, क्योंकि हमारी जमीन की जो मिट्टी है ना वो इंपॉर्टेंस है। अगर मिट्टी अच्छी होगी, ठीक है, तो हम उत्पादन भी अच्छा ले सकेंगे। तो जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की जो गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता के अंदर भी अल्टरनेट सुधार आने लगता है। धीरे धीरे हमारी जो जमीन होती है वो सुधरने लगती है, ठीक है। फिर जो हमारी जमीन के अंदर जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो हम जो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल क्या, हमारे जो H2O का बॉन्डिंग है, ठीक है, जमीन के अंदर वो बॉन्डिंग को अच्छी तरीके से बनाए नहीं रखता है और जमीन वैसे ही बंजर बना देता है, ठीक है। तो जैविक खेती पद्धति का इस्तेमाल से जो हमारी जमीन होती है वो जमीन की जल धारण की क्षमता भी बढ़ जाती है। फिर हम जब जैविक खेती पद्धति इस्तेमाल करते हैं तो पानी का जो बाष्पीभवन होता है, जो सनलाइट के कारण जो पानी का बाष्पीभवन होता है वो भी कम होता है, ठीक है। तो ये हमें मिट्टी की दृष्टि से भी लाभ होता है। फिर हम देखें पर्यावरण की दृष्टि से, तो पर्यावरण की दृष्टि से हमें क्या लाभ होता है। तो पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो हमारे जो भूमि के जल स्तर है उनके अंदर वृद्धि होने लगती है। फिर जो मिट्टी होती है, हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, और जो जमीन के अंदर जो पानी के माध्यम से जो होने वाले प्रदूषण होते हैं, जो क्योंकि हम जो भी केमिकल डाल रहे हैं वो अल्टरनेट जमीन में जा रहा है, तो जमीन के माध्यम से जमीन के अंदर पानी में तो वो मिक्स होने ही वाला है। तो जो प्रदूषण होता है ना जो जल का, वो भी कम होने लगता है, तो पर्यावरण को भी बेनिफिट होता है। फिर ये जो जैविक खेती के अंदर हम रोजाना कचरे का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम घर में खाना खाते हैं, फिर भी कोई चीज बचती है तो हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, वैसे ही कहीं पे फेंक देते हैं। अगर हम इनको इकट्ठा करें तो एक जगह पे हम जब इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, उनके अंदर सड़न होने से वो एक जैविक खाद बन जाता है। तो वो जो जैविक खाद बन जाता है तो उनका इस्तेमाल हम खेती में कर सकते हैं, हमारी जमीन में कर सकते हैं। तो उनके कारण जो बाहर जो हम जो डालते थे जो सारी चीज, और एनवायरमेंट और सारी चीजों को जो हम प्रदूषित करते थे वो भी बच जाएगा, और इनके कारण जो बीमारियां होने की संभावना भी कम हो जाएगी। फिर जो हमारा फसल का उत्पादन है, फसल का उत्पादन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और फसल का उत्पादन बढ़ना लगता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो लागत होती है वो लागत कम होने लगती है। तो हमारी जो एवरेज जो इनकम होती है वो इनकम के अंदर भी बेनिफिट होता है। और सबसे अच्छी बात, आज अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर हमें अगर स्पर्धा करनी है किसान की दृष्टि से, तो जैविक उत्पादन की गुणवत्ता, जैविक जो हम उत्पादन करते हैं उनकी गुणवत्ता पर हम खरे उतर सकते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार के मुताबिक। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो केमिकल से पकाई हुई चीजों का वो लोग मना करते हैं उनके देश के अंदर। आपको बहुत सारी चीजें पता होगी, ठीक है,
और वो मना कर देते, डायरेक्टली मना कर देते कि हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर केमिकल आपने इस्तेमाल किया हुआ है। वो लोग सैंपलिंग करते हैं, लैब टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर हम जैविक तरीके से हम खेती पद्धति करते हैं तो इनका उत्पाद हम अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का भी बना सकते हैं, ठीक है। ये भी हमें एक बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। इनके अगर जैविक खेती क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जैविक खेती की जो पद्धति होती है ना, वो रासायनिक खेती की पद्धति की तुलना में बराबर या तो उत्पादन ज्यादा देती है, कम नहीं देती है। क्योंकि ये एक मिथ्या चीज है, बहुत सारे लोगों ने थोड़ा बहुत मिथ्या भी चलाया हुआ है कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती करोगे तो आपको ये हो उत्पादन कम हो जाएगा, आपकी फसल अच्छी नहीं आएगी। हो सकता है शुरुआत के 1-2 साल के ऐसे होते हैं कि जहां पे हम जैविक खेती पद्धति अपनाते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो शुरुआत के 1-2 साल के अंदर दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम 1-2 साल अच्छी तरीके से भी अगर बुआई करें, ठीक है, अच्छी तरीके से फसल के ऊपर हम प्रोसेस करें तो हमें कोई नुकसान नहीं होता है। और ये जो कोई 1-2 साल का सवाल नहीं होता है, ये पूरी लाइफ का सवाल होता है। क्योंकि ये जो खेती होती है, ठीक है, वो किसान को 1-2 साल के लिए नहीं करते, वो अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक खेती करते रहते हैं। क्योंकि उनका जो इनकम का मेन स्रोत है, उनका आवक का मेन स्रोत है, आय का मेन स्रोत है, वो उनकी खेती ही होती है। तो अगर 1-2 साल हम अच्छी तरीके से सेटअप बनाए तो हो सकता है तीसरे चौथे पांचवें साल से हमारी जो रासायनिक के तुलना में एक खेती पद्धति हमें असरदार और कारगर साबित हो सकती है। लेकिन ये हमें समझाना पड़ेगा और अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर सबसे अच्छी बात, जो जो भी खेती है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ मानसून के ऊपर आधारित है। मतलब जो वर्षा के ऊपर जो भी खेती पद्धति आधारित है, जो बारिश के ऊपर जो भी खेती पद्धति आधारित है, वो खेती पद्धति को ज्यादा लाभ होता है जैविक खेती पद्धति से काम करने से, ठीक है। तो जहां पे भी, और ज्यादातर हमारे एरिया के अंदर जो खेती पद्धति होती है वो बारिश के ऊपर ही निर्भर होती है। तो अगर इनके अंदर अगर हम जैविक खेती पद्धति इस्तेमाल करें तो हमें बहुत सारा लाभ मिल सकता है। फिर सबसे अच्छी बात यह होती है कि हम एक खेती पद्धति अपनाएं तो हमारी लागत तो कम होती ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें इनकम भी अच्छी प्राप्त होती है। क्योंकि आज के टाइम के अंदर ऑर्गेनिक का एक ऐसा मुहिम चलाया हुआ है, और खुद हमारे गवर्नमेंट भी, वैसे हमारे प्रधानमंत्री है खुद, वो भी बताते हैं कि भाई आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करो और आप जैविक खेती पद्धति को अपनाओ। तो इनसे भी हमें बेनिफिट होता है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। और आज लोगों को भी एक अवेयरनेस आई है कि केमिकल वाली चीजों से तो अच्छी है कि हम जैविक चीजों का इस्तेमाल करें। भले 2 पैसा या 2 रुपये ज्यादा हमें देना पड़े, लेकिन हम अच्छी चीजें खाएं। क्योंकि हमारा शरीर एक बार बीमार हुआ तो वहां पे हम बहुत सारा खर्च कर देते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि हम अच्छी चीज खाकर हमारे शरीर को ही बीमार ना होने दे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात, अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर हमें अगर स्पर्धा करनी है, जैसे मान लो कि आम हो गया, ठीक है, जैसे मान लो कि अलग अलग जो भी फ्रूट्स थे, ठीक है, वो फ्रूट्स की बहुत सारी जो चीजें होती है, हम लोग बाहर भी अलग देशों के अंदर भी हम भेज सकते हैं। लेकिन इनके अंदर अगर हमने केमिकल इस्तेमाल नहीं किया होता है तो दूसरे अच्छे अच्छे देशों के अंदर हमें अच्छा अच्छा पैसा भी मिलता है इनका। फिर भी हमारा जो धान होता है, ठीक है, गेहूं होता है, ये सारी चीजों का भी हमें बेनिफिट मिलता है अगर हम इनको ऑर्गेनिक पद्धति से हम अगर पकाए तो, ठीक है, ये भी फायदा होता है। फिर आधुनिक समय में क्या हुआ है, आधुनिक समय के अंदर हमारी जनसंख्या है वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है। जनसंख्या तो जैसे बढ़ रही है, साथ ही साथ इनके कारण पर्यावरण का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। फिर जो भूमि की, जो हमारी जमीन की उर्वरा क्षमता है, वो भी हमारी डाउन हो रही है। वो जो सारी चीजें है, ठीक है, तो इनके लिए हमारी जैविक खेती पद्धति है ना, वो बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है। और मानव जीवन का जो संपूर्ण विकास करने के लिए भी जैविक खेती पद्धति हमें अपनानी चाहिए, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट हमें मिल रहा है। और हमें अगर प्राकृतिक खेती पद्धति अपनाते हैं तो इनसे हमें प्रदूषण से भी राहत मिल सकती है, हमारा वातावरण भी शुद्ध होता है और हमें पौष्टिक आहार मिलने लगता है। और इनके कारण क्या होता है कि जो भी चीजें पद्धति में इस्तेमाल होती है वो हमारी जो यहाँ पे नेचुरल चीजें होती है वो भी इस्तेमाल होती है। जैसे मान लो कि कोई वनस्पतियां है, ठीक है, उनके तेल होता है, उनका अर्क होता है, तो वो भी सारी चीज कौन उगाते हैं, वो भी हमारे किसान भाई ही उगाते हैं। तो उनकी चीजों का इस्तेमाल उनकी खेती में हो जाता है, उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी हमें फायदा दिलाती है। और मैं तो आशा करता हूँ कि सब लोग हम ऐसा मुहिम उठाए और लोगों को ऑर्गेनिक खेती पद्धति के बारे में अच्छा नॉलेज दे, ताकि सब लोग एक खेती पद्धति के ऊपर आए और किसान की आय भी बढ़े और हमें अच्छा पौष्टिक आहार भी मिल सके। जैविक खेती पद्धति और जो कीटनाशक होते हैं, केमिकल्स, ये उत्पादों के बीच में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर अंतर क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनके अंदर पहला, जैसे मान लो कि रासायनिक खेती है और एक जैविक खेती है।
रासायनिक खेती को जो होती है वो भूमि को भी नुकसान करती है, पर्यावरण को भी नुकसान करती है, मनुष्य को भी नुकसान करती है, पानी और जो हमारे जानवर होते हैं, ठीक है, एनिमल्स होते हैं, इनके ऊपर भी हानिकारक असर करती है, जैसे मैंने आगे बताया, क्योंकि वो केमिकल अल्टरनेट जमीन के अंदर ही जाने वाला है। ठीक है, जैविक खेती पद्धति से भूमि, पर्यावरण, मनुष्य, पानी और हमारे जो एनिमल्स है, जानवर है, ठीक है, उनके लिए भी ये सुरक्षित है। दूसरा, ये जो रासायनिक चीजें होती है, इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग से क्या होता है, जो मिट्टी होती है उनकी उर्वरता क्षमता वो कम होने लगती है, तो उनकी जो हम उपजाऊ क्षमता बोलते हैं, जो हमें अच्छी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती, क्योंकि भूमि अपनी उर्वरक क्षमता को गंवा देती है। ठीक है, लेकिन अगर हम जैविक खेती पद्धति का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की अच्छी उर्वरक क्षमता हम बनाए रख सकते हैं। तीसरी चीज, जब हम रासायनिक खेती पद्धति का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उत्पादन के साथ साथ समय समय पर हमारी लागत बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में हम ज्यादा से ज्यादा रासायनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैं आज मान लो कि ये 50 ग्राम डाल रहा हूं, तो इसकी बजाय अगर मैं 60 ग्राम डालूं तो अच्छा मिलेगा उत्पादन, लेकिन सही में ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा डालने लगते हैं, ताकि हमारा जो खर्च होता है वो खर्च बढ़ने लगता है, और उत्पादन तो हमारा लिमिट वाला ही आने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर हम जैविक खेती पद्धति का इस्तेमाल करते हैं तो इनके ऊपर हमें क्या फायदा होता है, तो ये उत्पादन के खिलाफ समय समय पर उपयोग करने से लागत कम हो जाती है। जैसे मान लो कि आप जैविक खेती पद्धति अपनाते हैं, तो धीरे 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 जो आपका जो इस्तेमाल होता है जो खाद का, वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो मिट्टी ही अच्छी बन जाती है, मिट्टी ही प्राकृतिक बन जाती है, ताकि हमें कोई और चीज डालने की जरूरत नहीं पड़े। हम मान लो कि आज हमें दवाइयां लेने की क्यों जरूरत पड़ती, मान लो कि हम बीमार होते हैं तब हम दवाइयां लेते हैं ना, और अगर हम बीमार है ही नहीं तो हमें दवा लेने की क्या जरूरत है। तो वैसे ही अगर हम जमीन के अंदर हमें कोई चीज डालने की कैसे, कोई दवाइयां डालने की कैसे जरूरत पड़ेगी, अगर उनके अंदर कोई तकलीफ आई तो ना, अगर उनके अंदर कोई तकलीफ आती ही नहीं है तो हमें कोई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा जो पैसा होता है वो पैसा भी बच जाता है। फिर रासायनिक खेती से सबसे बड़ा नुकसान होता है ना, जो हमारे जो किसानों के जो मित्र जीवात होते हैं, ठीक है, जो कीट होते हैं, जैसे केचुए हो गए, मधुमक्खियां हो गई, और बहुत सारे ऐसे किसान के जो मित्र जीवात होते हैं, ठीक है, मित्र कीटक होते हैं, वो जो पक्षियां होते हैं, फिर एनिमल्स होते हैं, इनके ऊपर ये बहुत ही हानिकारक इफेक्ट करता है, क्योंकि ये केमिकल के कारण ये सारी चीज होती है ना, वो हमारे से दूर चली जाती है या तो वो नष्ट हो जाती है। लेकिन हम अगर रासायनिक जैविक खेती का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मित्र कीट है, फिर केचुए है, मधुमक्खियां है, फिर हमारे अन्य जो किसान हितैषी जो जानवर है, या तो पक्षियों है या तो जो कीड़ों है, इनके लिए एकदम सुरक्षित है। ठीक है, तो ये हमें बेनिफिट होता है रासायनिक खेती के सामने जैविक खेती करने से। ठीक है, तो अब हम बताते हैं टीमेक्स का जो जैविक उत्पादन है, ठीक है, वो कैसे हमने बनाया है और इनसे हमें क्या लाभ हो सकता है, क्या हमें बेनिफिट हो सकता है, तो इनके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे हमारी जो टीमेक्स की जो जैविक उत्पाद है, इनसे हमें क्या बेनिफिट होता है, तो हमारे जो टीमेक्स के जो जैविक उत्पाद बनते हैं ना, वो जो हमारे कुदरती जड़ी बूटियां होती है, औषधियां होती है, पौधे होते हैं, इनके अर्क और तेलों से बनती है, और इसीलिए हमारी जैविक दवा पर्यावरण को एकदम अनुकूल है, और साथ ही साथ मनुष्य के लिए भी ये फायदे कारक है, पशु पक्षी के लिए भी फायदे कारक है, और साथ ही साथ किसान के लिए भी अनुकूल है। और जो किसान के जो फ्रेंड्स होते हैं, जैसे मान लो कि हम बोलते हैं उनके मित्र कीटक होते हैं, ठीक है, इनके लिए भी ये बहुत ही सुरक्षित है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे जो जितने भी हमने उत्पादन बनाए हुए हैं जैविक, ठीक है, इनके साथ आपको रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना होता है, तो आपको क्या बेनिफिट होता है, जो रासायनिक दवाई और खाद का जो पैसा होता है वो भी बच जाता है, और साथ ही साथ रासायनिक दवाओं के मुकाबले में ये सस्ते और उनको स्प्रे करने के लिए भी आसान होते हैं। जो हमने ये फॉर्मुलेशन से बनाया हुआ है, तो ये आपको बेनिफिट होता है। फिर साथ ही साथ बहुत बार क्या होता है, जब हम केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो जब हमारे फसल के ऊपर जब कीट आते हैं, ठीक है, तो कीट आने के बाद हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो जैविक उत्पाद का फायदा ये होता है, आप पहले ही इसका इस्तेमाल कर दो तो आपकी जो फसल होती है, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो एकदम बढ़ जाती है, और वो बढ़ने के कारण जो फसल के ऊपर जो रोग आने वाले होते हैं उनको हम रोक सकते हैं, और फसल को बीमारी से मुक्त रख सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम हेल्थी बना सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे शरीर के अंदर, जैसे मान लो कि हम आयुर्वेदा कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लो कि हम तुलसी पीते हैं, या तो हम मान लो कि गुड़ूची पीते हैं, तो इनसे हमें क्या बेनिफिट होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और इम्यूनिटी बढ़ने के कारण हमें बाहर की जो बीमारी है, जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, उनसे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। तो वैसे ही ये जो हमारे फसल होते हैं वो भी एक सजीवी है,
ठीक है। तो उनको भी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ये हमारे जैविक उत्पाद बहुत ही काम आते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमने औषधियों का तेल और अर्क का ही इस्तेमाल किया होता है, तो ये भी फायदा करता है। फिर साथ ही साथ हमारे जो उत्पाद है, ठीक है, वो फसल के लिए एकदम पौष्टिक है और साथ ही साथ कीटों को भी वो मारते हैं, और छिड़काव के बाद फसल के स्वास्थ्य को बढ़ाकर उत्पादन में बहुत ही अच्छी वृद्धि करता है। तो ये टीमेक्स का उत्पाद हमें ये लाभ देता है। फिर हम अगर देखें तो मैंने पहले ही बताया, पिछले कुछ वर्षों में जो कीटनाशक, जो हमारे जो कीटकों होते हैं, उनके ऊपर कीटनाशकों का प्रभाव बहुत ही कम होता है, और प्रभाव बहुत ही कम होने के कारण हमारे किसान भाई क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने के कारण क्या होता है, हमारी जो लागत होती है, हमारा जो पैसा होता है, वो खर्च ज्यादा होने लगता है, और प्रभावी परिणाम तो हमें मिलता नहीं है, और पैसा ज्यादा खर्च होने लगता है। तो फिर हमारा जो उत्पादन आता है, ठीक है, तो उत्पादन तो एक लिमिटेड आता है, लेकिन हमारा खर्चा बढ़ जाता है, तो हमें नुकसान होता है। और लेकिन अगर हम हमारी जैविक खेती का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या होता है कि इनका छिड़काव हमें कम करने से भी हमें अच्छा परिणाम मिलता है, और उत्पादन की लागत को भी हम कम कर सकते हैं। और हमारी जो जितनी भी हमने जैविक प्रोडक्ट बनाई हुई है वो नोका सर्टिफाइड है, एनओसीए सर्टिफाइड है, और एनओसीए सर्टिफाइड होने के कारण हमारी प्रोडक्ट के अंदर हमने रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात, जो हमारे किसान भाइयों है, ठीक है, वो जो सब्जी उगाते हैं या तो फ्रूट का फसल लेते हैं, जैसे मान लो कि कोई फ्रूट हो गया तो सब्जी हो गया, तो क्या होता है, जो सब्जी और फ्रूट काटने के बाद वो अलग अलग एरिया के अंदर उनको भेजना होता है, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 1-2 दिन लग जाते हैं, तो वो जो हमारे सब्जियां होती है ना, वो एकदम तरोताजा नहीं रहती है, और उनके अंदर से बास आने लगती है, गंध आने लगती है खराब। लेकिन जब हम जैविक खेती पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, तो इनका बेनिफिट हमें ये होता है कि हम जब ट्रांसपोर्ट के लिए जब दूसरे इलाके के अंदर हमारी सब्जी या तो फल भेज रहे हैं, तो वो भी एकदम तरोताजा भी रहेगा, और उनके अंदर कोई खराब गंध भी नहीं आएगी। तो किसान मित्रों, आज से ही हम लोग साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती पद्धति का इस्तेमाल शुरू करते हैं, और हमारे आयुर्वेद के सुरक्षित भारत पर हम आज से ही काम करना शुरू करते हैं साथ मिलकर, ठीक है। जैसे हम बताए, अगर हम बात करें खेती के अंदर, तो खेती के अंदर 3 चीज होती है। पहली होती है हमारी जमीन, मिट्टी, दूसरी होती है फसल, ठीक है, क्योंकि हमारी जमीन के अंदर फसल उगते हैं, तो जमीन और फसल, और तीसरी चीज होती है जो फसल के ऊपर कोई कीटक आते हैं तो उनका रक्षण। ये 3 चीज हमारी खेती के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। तो टीमेक्स रिटेल लिमिटेड ने हमारे किसान भाइयों को सबको देख के और उनका एक्सपीरियंस लेके हमने ये तीनों चीजों के ऊपर काम किया है। जमीन के लिए भी हमने ऑर्गेनिक चीज बनाई हुई है, फसल के लिए भी हमने ऑर्गेनिक चीज बनाई हुई है, और साथ ही साथ जो भी कीटक आते हैं, ठीक है, वो कीटक के रक्षण के लिए भी हमने ऑर्गेनिक चीज बनाई हुई है, ठीक है। तो हमारी भूमि वीटा, तो भूमि वीटा क्या है, तो भूमि वीटा का मैं अगर आपको बात करूं, तो ये जो भूमि वीटा से हमें क्या फायदा होता है, तो भूमि वीटा का हमें सबसे पहला फायदा ये होता है, क्योंकि इनके अंदर जो हमने इस्तेमाल की हुई चीजें है, वो क्या करती है, हमारी जो फसल होती है, हमारे पौधा होता है, उनकी पाचन क्रिया, जैसे उनका मेटाबॉलिज्म को वो गति प्रदान करता है, तो उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा बनाता है, ठीक है, ताकि क्या होता है, उनकी वृद्धि अच्छी से हो सके, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारा मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा ना हो, तो क्या होता है, हमें बॉडी के अंदर कोई ना कोई खराब इफेक्ट आती है। तो वैसे ही मान लो कि हमारा पौधा होता है, उनकी जो पाचन क्रिया अच्छी नहीं हो सकती, नहीं होती है, तो उनके अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। तो हमने ये भूमि वीटा के माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारी पौधों की पाचन क्रिया को हम अच्छी बनाते हैं। साथ ही साथ साथ ही साथ भूमि वीटा के प्रयोग से हमारे पौधों के ऊपर जो पत्तियां होती है, वो पत्तियों के अंदर हरित द्रव्य होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ब्लड के अंदर जो रक्त कण होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, वैसे ही पौधे के अंदर हरित द्रव्य होते हैं। तो हरित द्रव्य को ये विकास करता है, और हरित द्रव्य का विकास करने के कारण जो हमारे जो पौधे का जो पत्तियां होती है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अच्छी तरीके से कर सकती है, मतलब जो सनलाइट होती है उनको अच्छी तरीके से वो ले सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी भूमि मीटा के इस्तेमाल से जो पौधों की जो जड़ें होती है, ठीक है, वो जड़ें को भी विकसित करती है। और साथ ही साथ जो हमारे जमीन के अंदर, हमारी मिट्टी के अंदर जो तत्व पड़े होते हैं, जैसे मान लो कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, मोलिब्डम हो गया, बोरॉन हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, ये जो सारे जो तत्व होते हैं उनको अधिक मात्रा में वो शोषण करने की क्षमता में भी वो वृद्धि कर देता है, ताकि हमारे जमीन के अंदर जितने भी हम खाद डालते हैं उनका प्रॉपर इस्तेमाल हमारा पौधा कर सके। तो उनका जड़े का भी ये विकास करता है, और हम कम मात्रा में अगर खाद डालते हैं फिर भी हमारे पौधे को अच्छी तरीके से खाद मिल जाता है। फिर
अगर हमें भूमि विटा का प्रयोग हर 15-20 दिन के अंदर एक बार करते हैं तो हमारे पैदावार के अंदर मतलब हमारे उत्पादन क्षमता के अंदर भी बढ़ोतरी होती है। और ये भूमि विटा होता है, ये भूमि विटा हर फसल के, सारी फसलों के लिए ये फायदा कारक है। ठीक है, सारे फसलों के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ भूमि विटा के अंदर जो हमने सारी चीज डाली हुई है वो क्या करती है, जो जमीन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, वो पोषक तत्वों को फसल तक पहुंचाने के अंदर वो मदद करने में भी एक सहायक बनते हैं। ठीक है, और तमाम जो धान्य पाक है, बागायती फसल है, तेलिया फसल है, या तो सब्जियां है, ये सारी चीजों के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसके अंदर जो सारी चीजें यूज की है, जैसे अश्वगंधा है, चित्रकूट है, एलोवेरा है, सीवीड है, एरंड ऑयल है, अनारत्वक है, ह्यूमिक एसिड है, और अलग अलग बहुत सारी वनस्पतियों का अर्क और तेल हमने डाला हुआ है। तो इनका भी हमें बेनिफिट होता है। फिर इनका हमें उपयोग कैसे करना है, जैसे मान लो कि हमारा 15 लीटर का जो दवा छिड़काव करने का पंप आता है, ठीक है, वो पंप के अंदर हम 40 मिलीलीटर भूमि विटा डालें और इसके बाद इसका इस्तेमाल करें। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है, एक बाल्टी के अंदर हमें पानी लेना है और वो पानी के अंदर हमें 40 ml भूमि विटा है वो डालना है। फिर उनको अच्छे से मिक्स करना है, लकड़ी के माध्यम से अच्छे से मिक्स कर ले बाहर। फिर वो मिश्रण हम पंप में डालते हैं और बाकी का पानी ऐड करके फिर हमें छिड़काव करना है। और मान लो कि कोई किसान है, वो फसल को पानी देते समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 1 बीघा हो गया तो इनके अंदर आप 200 मिलीलीटर पानी के साथ भी दे सकते हैं और ड्रेंचिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो भूमि विटा है वो क्या करता है, हमारी जमीन को अच्छी बनाता है, हमारी मिट्टी को अच्छी बनाता है, ताकि मिट्टी अच्छी बन जाए तो हमारे जो पौधे होते हैं वो पौधे को अच्छे से अच्छे हम जो पोषक तत्व है सही तरीके से पहुंचा सके। तो ये हमें 250 ml और 500 ml दोनों में अवेलेबल है। उसके बाद धरती विटा, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये धरती के लिए फायदेमंद है, इसीलिए इनका नाम धरती विटा रखा गया है। ये धरती विटा क्या करता है, ये जो धरती विटा होता है ना, ये धरती विटा के अंदर हमने जो चीज डाली हुई है, ये हमने 3 कॉम्बिनेशन डाला हुआ है। एक है ह्यूमिक का कॉम्बिनेशन, दूसरा है फुलविक एसिड का कॉम्बिनेशन, और तीसरा है पोटेशियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन। तो ये जो ह्यूमिक क्या करता है, ह्यूमिक हमारी जमीन को तो अच्छी बनाता है, साथ ही साथ इनके अंदर जो पानी ग्रहण करने की क्षमता होती है उनको भी ये स्टेबल रखता है। फिर जो फुलविक एसिड होता है, फुलविक एसिड क्या करता है, आज तक हमने जितने भी केमिकल्स का इस्तेमाल किया हुआ है जमीन के अंदर, जैसे कोई रासायनिक खाद हो गया या तो पेस्टिसाइड हो गया, तो उनके कारण हमारे जमीन के अंदर बहुत सारे केमिकल अभी अवेलेबल जो हमें नुकसान कर रहा है। तो केमिकल को ये क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाइंग करता है। जैसे हम डिटॉक्स टेबलेट पीते हैं तो हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफाइंग होता है, ठीक है, साफ सफाई होती है। वैसे ही ये जमीन के अंदर से केमिकल की साफ सफाई करता है, ताकि हमारी जमीन को नेचुरल बनाने में मदद करता है फुलविक एसिड। और जो पोटेशियम ऑक्साइड है वो तो हमारी फसल के लिए भी अच्छा है और जमीन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये फसल की जड़े को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो इनका हमें फायदा क्या होता है, तो इनका सबसे पहला फायदा होता है, क्योंकि ये ह्यूमिक के साथ हमने फुलविक डाला हुआ है, तो ये जमीन की जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है उनको तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ जो पौधे की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाता है, क्योंकि पोटेशियम ऑक्साइड भी हमने डाला हुआ है। साथ ही साथ बहुत बार क्या होता है कि जो हमारी फसल होती है, ठीक है, वो फसल इतनी अच्छी नहीं होती है, ताकि इतनी अच्छी ना होने के कारण क्या होता है, इनके अंदर जो फल और फूल होते हैं ना वो गिरने लगते हैं, ठीक है, वो झड़ने लगते हैं। तो ये फल और फूल को बनाए रखने में भी ये मदद करता है, वो फल और फूल का विकास भी करता है। तो जिन लोगों को जो फ्लावरिंग की समस्या होती है, ठीक है, तो फ्लावरिंग के अंदर भी अच्छा काम करता है। फिर फुलविक एसिड के कारण मिट्टी को शुद्ध करता है, और मिट्टी शुद्ध हो जाए और मिट्टी में से केमिकल चला जाए तो उनका फायदा ये होता है कि हमारी मिट्टी के अंदर केचुए होते हैं और केचुए फिर से आना शुरू कर देते हैं, और केचुए आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी जमीन वो अच्छी तरीके से वो पोषण युक्त बनाता है, और साथ ही साथ इनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ा देता है। और जो केचुए का जो एक फायदा ये भी होता है, ये मिट्टी को खाद देने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये हमें फायदा होता है धरती विटा से। तो इनके अंदर हमने जो उपयोग में लिए गए घटक है वो केटो मतलब पोटेशियम ऑक्साइड है, फुलविक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है। इनका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो 15 लीटर का जो दवा छिड़काव करने का पंप होता है, इनके अंदर में 10 ग्राम धरती विटा डालना है, 10 ग्राम। ठीक है, तो ये कैसे डालना है, पहले एक बाल्टी के अंदर पानी लेना है और पानी के अंदर हमने 10 ग्राम धरती विटा डाली, फिर अच्छी तरीके से लकड़ी से हिलाया ताकि वो मिक्स हो जाए, और वो आराम से 1 आध मिनट के अंदर मिक्स हो जाएगी अच्छी तरीके से। वो मिक्स हो जाए फिर वो जो मिश्रण है वो हमें पंप में डालना है दवा छिड़काव करने का, और वो पंप में डाल के फिर हमें फसल के ऊपर छिड़काव करना है। और एक दूसरी चीज हम ये भी कर सकते हैं, बहुत सारे चीजें जो जैविक खाद जो गोबर वाला खाद है वो अपने घर पे वो जो भी गाय भैंस वगैरह रखते हैं, ठीक है, एनिमल्स, उनका जो गोबर होता है वो इकट्ठा करते हैं,
तो ये गोबर के अंदर भी आप ये धरती वीटा का मिक्स करके अपने 1 एकड़ के अंदर 1 किलोग्राम धरती वीटा का मिश्रण करके भी आप छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने मिट्टी के अंदर डायरेक्ट भी छिड़काव कर सकते हैं, जैसे मान लो कि हम ये गोबर वगैरह जैसे डालते हैं जमीन के अंदर, तो वे ऐसे ही भी डाल सकते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम की क्वांटिटी आएगी। और ये हमें कितना सस्ता पड़ता है ये भी मैं आपको बताऊं। जैसे उदाहरण के रूप में धरती वीटा 1 किलोग्राम है, इनकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 700 है। अगर हम ऑफर के माध्यम से गिने तो और भी सस्ता पड़ता है, लेकिन मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस गिनूं तो भी 700 रुपीज है। तो 16 लीटर के पंप में हम 10 ग्राम डालते हैं, तो इनका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम में से हम 100 पंप बना सकते हैं। दवा छिड़काव करने का 100 पंप बनते हैं, तो एक पंप की कीमत सिर्फ 7 रुपीज हुई। तो अगर मान लो कि हम सिर्फ 1 बीघे के अंदर हम 3 पंप का इस्तेमाल करते हैं, तो भी 21 रुपीज के अंदर हमारा ये काम खत्म हो जाता है। मतलब ये सस्ता भी बहुत पड़ता है और फायदा भी बहुत देता है। फिर है हमारी वृद्धि वीटा। जैसे मैंने पहले बात की कि 3 चीज इंपॉर्टेंस है, एक है हमारी भूमि मिट्टी इंपॉर्टेंस है, फसल इंपॉर्टेंस है, और कीटक आए तो उनका रक्षण करना भी इंपॉर्टेंस है। तो हमने भूमि के ऊपर बात कर दी, भूमि वीटा और धरती वीटा के ऊपर। अब हम बात करते हैं फसल को विकास करने के लिए, उनके वृद्धि करने के लिए। तो इनके अंदर हमने ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की हुई है जिनका नाम है वृद्धि वीटा। ये वृद्धि वीटा नाम सुन के आपको पता चल गया होगा कि ये वृद्धि और विकास के लिए। तो ये हमें कैसे बेनिफिट देता है और कैसे इस्तेमाल करना होता है, मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हमारी ये वृद्धि वीटा है, ठीक है, वो अलग अलग हमारी जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां होती है, वनस्पतियां होती है, ठीक है, उनके अर्क और उनके तेल से हमने बनाई हुई है। ये हमें क्या फायदा करती है, ठीक है। तो ये हमें फसल हमारी होती है, ठीक है, फसल और हमारा पौधा होता है, उनका विकास करने के अंदर फायदा करती है। फिर उनका फलन करती है, मतलब इनके अंदर फल फूल जो भी आते हैं, फल फूल, इनको भी अच्छा बनाती है। साथ ही साथ फसल प्रजनन भी करती है। जैसे उनकी जो एक सिस्टम होती है प्रजनन सिस्टम, ठीक है, वो सिस्टम के ऊपर भी काम करती है ताकि हमें अच्छे से ऐसा फल और फूल मिले, और साथ ही साथ उत्पादन में भी वृद्धि होती है। ये जो वृद्धि वीटा है ना, ये वृद्धि और विकास के लिए, ठीक है, जो हमारी फसल है उनकी वृद्धि और विकास के लिए हमने बनाई हुई है। और इसीलिए हमने इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट ऐड किया हुआ है, अश्वगंधा है, चित्रक है, एलोवेरा है, अरंडी का तेल है, और अलग अलग बहुत सारी अन्य औषधियां है, जैसे केल का पानी है, ठीक है, ऐसे अलग अलग हमने चीजें, फिर तुलसी भी हमने डाला हुआ है इनके अंदर। तो ये सारी चीज हमने इसीलिए डाली हुई है क्योंकि ये वृद्धि और विकास के अंदर बहुत ही कारगर साबित होती है। और ये वृद्धि वीटा के अंदर और भी हमने एक चीज डाली हुई है जो पौधे का इम्यूनिटी के ऊपर भी काम करती है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि पौधे का वृद्धि विकास तो करेगा ही, साथ ही साथ उनकी इम्यूनिटी भी बरकरार रखेगा। और इम्यूनिटी अच्छी रहने के कारण जो सूचने वाले कीटक होते हैं, फिर इल्ली होती है, ठीक है, फिर जो फूग होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है, इनके ऊपर भी ये बहुत ही अच्छा कंट्रोल करेगा। क्योंकि अगर पौधे का इम्यूनिटी अच्छी हो गई, ठीक है, तो ये जो सारी चीज है वो तो पौधे के ऊपर इफेक्ट भी नहीं करेगी। तो ये वृद्धि और विकास के लिए है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी हमारी फसल है, इनका वृद्धि और विकास करने के लिए हम वृद्धि वीटा का छिड़काव कर सकते हैं। और इनका छिड़काव हमें कम करना है जब भी हम फसल बोते हैं, और फसल बोने के बाद 20 दिन बाद आप वृद्धि वीटा का छिड़काव कर सकते हो। और हर 20-25 दिन के अंदर आप एक बार छिड़काव करते हो तो आपको इनका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। और जो हम खाद के माध्यम से जो हम परिणाम लेते हैं, इनसे भी अच्छा परिणाम हमें ये देता है। और बहुत ही इनका तो बहुत ही रिजल्ट वाला भी वीडियो है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर मेरी चैनल है मयूर गोंडलिया करके, ठीक है, इनके ऊपर आप जाओगे तो बहुत सारे किसानों ने अपने खेत के अंदर ही इस्तेमाल किया हुआ है, और उन्होंने भी रिव्यू दिया हुआ है ये सारी प्रोडक्ट का। फिर इनका हमें उपयोग कैसे करना है, तो 20 दिन के बाद हमें क्या करना है, एक इनका छिड़काव करना है। और इनका सिर्फ छिड़काव करना है कैसे, जो हमारा 15 लीटर का पंप होता है, इनके अंदर हमें 40 ml 40 ml हमें वृद्धि वीटा डालना है और फिर स्प्रे करना है। और इस्तेमाल करने से पहले, जैसे मैंने आगे वाली प्रोडक्ट बताई, सबसे पहले एक बाल्टी के अंदर पानी लेना है, पानी के अंदर हमें 40 ml वृद्धि वीटा डालना है, और फिर हमें अच्छी तरीके से लकड़ी के माध्यम से उनको हिला के अच्छा मिश्रण तैयार करना है। और मिश्रण तैयार हो जाए, 1-2 मिनट में तैयार हो जाता है, फिर हमें वो जो हमारा पंप होता है दवा छिड़काव करने का, वो पंप के अंदर हमें ये वृद्धि वीटा का जो मिश्रण है वो डाल देना है, फिर हमें छिड़काव करना है, ठीक है, और स्प्रे ही करना है इनका। फिर है नीम ऑयल, ठीक है, नीम ऑयल का हमें बेनिफिट क्या होता है, तो ये जो हमारा टीमेक्स का नीम ऑयल है, ये जो नीम ऑयल है ना, इनके अंदर हमने 100% ऑर्गेनिक नीम तेल डाला हुआ है। और ये जो नीम ऑयल हमने बनाया हुआ है वो कोल्ड प्रेस मेथड के थ्रू बनाया हुआ है। कोल्ड प्रेस मेथड क्या होती है कि इनके अंदर हम कोई
जो भी चीज हीट पकड़ने वाली होती है, टेम्परेचर बढ़ाने वाली जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस हम नहीं करते। यहाँ पे एकदम नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये ऑयल निकाला जाता है। बहुत बार क्या होता है, कोई चीजों को ज्यादा उबाल के उनको गर्म करते हैं, फिर उनके अंदर से तेल निकालते हैं। तो इनके कारण बहुत बार ये भी होता है कि जो ये तेल के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बाष्पीभवन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये नीम ऑयल के अंदर से कोई भी तत्व बाहर ना निकले, इसीलिए हमने कोल्ड प्रेस मेथड यूज की हुई है। और एक कोल्ड प्रेस मेथड के अंदर हमने कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। बहुत बार क्या होता है कि अलग अलग तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। और ये हमारी जो जितनी भी फसल है वो सारी फसलों के ऊपर हमें इनका छिड़काव कर सकते हैं। और इनसे हमें बेनिफिट क्या होता है, तो सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि कीट निरीक्षण, कीट का नियंत्रण करने के अंदर भी सक्षम है। क्योंकि एग्रीकल्चर साइंस ऐसा कहता है कि नीम ऑयल है वो कीट का नियंत्रण भी करता है और साथ ही साथ वो ग्रोथ प्रमोटर के अंदर भी काम करता है। क्योंकि इनके अंदर अजादिरेक्टिन नाम का जो तत्व होता है, ठीक है, अजादिरेक्टिन नाम का जो तत्व होता है वो क्या होता है, वो प्राकृतिक एंटीफिडेंट तो है ही, साथ ही साथ वो ग्रोथ रेगुलेटर भी है। ये एग्रीकल्चर साइंस भी ऐसा कहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही फायदा कारक होता है कीट नियंत्रण के ऊपर भी और साथ ही साथ वृद्धि के ऊपर भी। फिर जो निमेटोड के नियंत्रण होते हैं, बहुत सारे अलग अलग 700 से 800 प्रजातियों के जो निमेटोड्स होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे कीटक होते हैं, ठीक है, इनके अंदर भी ये अच्छा काम करता है। फिर जो कवक रोग है, ठीक है, वो कवक रोगों के अंदर भी ये काम करता है। फिर जितने भी जीवाणु हैं, ठीक है, बैक्टीरियल वाले रोग है, इनके अंदर भी ये काम करता है। और जो लोग औषधीय फसल की खेती करते हैं, ठीक है, जैसे तुलसी हो गई, एलोवेरा हो गया, ठीक है, अश्वगंधा हो गया, ये जो सारी चीजें जो औषधीय फसलों की जो खेती करते हैं, इनके लिए भी ये लाभदायक है। फिर साथ ही साथ जो बैकयार्ड फार्मिंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए भी एकदम बेहतरीन है। फिर जो सबसे अच्छी बात, जो हमारी भूमि के अंदर जो केंचुए होते हैं, ठीक है, वो केंचुए के अंदर, केंचुए के लिए भी एकदम सुरक्षित है, ठीक है। और एक ऐसा कहा जाता है नीम ऑयल एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में भी इनका इस्तेमाल होता है। और हमारे जो घरेलू जानवर है, ठीक है, गाय है, भैंस है, ये सारे जो जानवर है, इनको भी ये कोई नुकसान नहीं करता है। मतलब ये मैं बताना ये चाहता हूँ, ये मनुष्य से लेकर कीटकों से मतलब मनुष्य से लेकर केंचुए से लेकर हमारे जो घरेलू जानवर है, ये सारी चीजों के ऊपर ये फायदा भी करता है और साथ ही साथ हमारी फसल की वृद्धि के अंदर भी ये काम करता है, ठीक है। इनका हमें हमने इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेटेड हमने डाला हुआ है। इनका उपयोग हमें कैसे करना है, जैसे 15 लीटर पंप के अंदर, जो हमारा 15 लीटर वाला पंप होता है दवा छिड़काव करने का, इनके अंदर आपको 40 ml नीम का तेल डाल के फिर इनका छिड़काव करना है। और छिड़काव करने से पहले बाल्टी के अंदर पानी ले लेना है, फिर इनके अंदर 40 ml आपने नीम ऑयल डाला और फिर मिश्रण तैयार करके आपने पंप के अंदर डाला और छिड़काव किया। और साथ ही साथ हमारी जो टीमएस की बायोरक्षक 20 और बायोरक्षक 40 है, इनके साथ भी आप छिड़काव कर सकते हैं, ताकि जो बायोरक्षक 20 और 40 की भी क्षमता होती है, वो क्षमता बढ़ जाती है। वो मैं आगे बायो 20 और 40 के अंदर भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं, मैंने बताया पहले हमने बात की जमीन के ऊपर, फिर हमने बात की वृद्धि विकास के ऊपर, हम अब बात करते हैं कीटकों के ऊपर। अगर मान लो कि कीटक आ जाए तो हम क्या करते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब किसानों को ऑर्गेनिक खेती तो करनी होती है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती के अंदर वृद्धि विकास की या तो जमीन के लिए तो दवाइयां मिल जाती है, लेकिन बहुत कम दवाइयां मिलती है उनको कीटकों के ऊपर। और जब कीटक आ जाते, कीट आ जाते, फिर उनको क्या करना पड़ता है, मजबूरन उनको पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो टिमेक्स रिटेल लिमिटेड ने यह सोचा कि हमारे किसान को मजबूरन उपयोग ना करना पड़े, इसीलिए ये पूरी रेंज हमने बनाई कीटकों के लिए, और सारी ऑर्गेनिक बनाई हुई है और एनओसी सर्टिफाइड बनाई हुई है, ताकि आप कहीं पे भी आप ये फसल को बेचो तो आपको कोई इश्यू ना आए, ठीक है। तो ये जो बायोरक्षक 20 है, बायोरक्षक 20 हमें फायदा कहां कहां पे पहुंचाती है, तो देखो ये जो बायोरक्षक 20 है ना, ये सूचक वर्गीय कीट होते हैं, इनके लिए हमने बनाई हुई है। जैसे मान लो कि सफेद मक्खी हो गई, फिर चेया मतलब मोह हो गया, हरा तेला हो गया, फिर मकड़ी हो गई, कथीरी हो गई, मिलीबाग हो गई, और जितने भी रस सूचने वाले कीटक होते हैं, रस सूचने वाले कीटक मतलब वो क्या करते हैं, जो हमारे जो पौधे की जो पत्तियां होती है, ठीक है, वो पत्तियों के ऊपर वो बैठ जाते हैं और पत्तियों के अंदर से जो हरित द्रव्य होता है उनको ये सूचने लगते हैं। और हरित द्रव्य सूचने के कारण हुआ जो हमारा पौधा होता है, वो पौधा क्या करता है, अपनी इम्यूनिटी गंवा देता है, और इम्यूनिटी गंवाने के कारण वो पौधा होता है वो धीरे 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 नष्ट हो जाता है। तो ये जो सूचक वर्गीय जो कीटक होते हैं, इनके नियंत्रण के लिए हमने ये बनाया हुआ है। तो ये सफेद मक्खी, चेया, हरा तेला, मकड़ी, कथीरी, मिलीबाग
और रस सूचने वाले जितने भी कीटक है ये सारे के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे थ्रिप्स हो गई, कैटरपिलर हो गया, व्हाइट फ्लाइज हो गई। जैसे व्हाइट फ्लाइज होती है, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई कोकोनट का जितने भी कोकोनट के पेड़ है, ठीक है, वो कोकोनट के पेड़ के ऊपर व्हाइट फ्लाइज का बहुत ही इफेक्ट होता है, ठीक है। जितने भी लोग कोकोनट, जैसे मान लो कि हमारे समुद्र किनारे है, ठीक है, वहां पे जो सारे कोकोनट्स होते हैं तो वहां पे बहुत ही ज्यादा इनका प्रभाव होता है व्हाइट फ्लाइज का, तो इसके अंदर आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लिली पॉपी हो गई, मिलीबाग्स हो गया, और रस सूखने वाले सारे कीटकों के अंदर सुरक्षा प्रदान करता है। इनके अंदर जो हमने उपयोग में लिए गए घटक है, जैसे चमेली का तेल है, कस्टर्ड पत्ता है, दंती है, करंज का तेल है, नीम का तेल है, अरंडी का तेल है, नींबू का छिलका है, काली मिर्च है, उनका बीज है, फिर अन्य औषधीय अर्क, ठीक है, वो सारी चीज हमने मिलाई हुई है। इनके उपयोग क्या करना है, तो 15 लीटर पंप के अंदर, 15 लीटर वाला जो हमारा पंप होता है दवा छिड़काव करने का, ये पंप के अंदर 40 मिलीलीटर मतलब 40 ml बायोरक्षक 20, और ध्यान से सुनना, 40 ml बायोरक्षक 20 और 15 ml हमारा टीमेक्स का नीम ऑयल, और हमारा नीम ऑयल है 2500 मतलब 2500 पीपीएम का हमने बनाया हुआ है, 2500 पीपीएम का हमारा नीम ऑयल है, ठीक है। तो 40 ml बायोरक्षक 20 और 15 ml नीम ऑयल का तेल का मिश्रण करके फिर आपको स्प्रे करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयोग करने से पहले एक बाल्टी के अंदर 40 ml ये हमारा जो बायोरक्षक 20 है वो ले लो, और 15 ml नीम ऑयल, और इनको पानी के अंदर अच्छी तरीके से आप मिक्स कर दो, और जब पानी के अंदर वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए फिर आप इसको पंप में डाल के आप स्प्रे करो। इनका आपको स्प्रे ही करना है, इनका ड्रेंचिंग नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इनका पंप के अंदर स्प्रे ही करना है, ठीक है। ये जो सारी कीटक है मैंने बताई थी रस सूचने वाले, जो देखो यहाँ पे जो दिखाई ना, ये सारी रस सूचने वाले कीटक है। जो सबसे बड़ी इमेज है, यहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये क्या करता है, ऐसे ये रस सूखते, फिर देखो यहाँ पे नीचे के पोर्शन के अंदर राइट साइड में आप देखो, तो यहाँ पे ऐसे वो पत्ते को कर देते। तो ये जो कीटक आती है, ठीक है, ये जो सारी कीटक आती है, इनके अंदर आपको बायोरक्षक 20 का इस्तेमाल करना है। फिर है बायोरक्षक 40। ये बायोरक्षक 40 है ना, वो सुंडी वर्गीय कीटकों के लिए हमने बनाया हुआ है, जो यहाँ पे आपने बोतल के ऊपर दिखा हुआ है, दिखाई दिया है इमेज, ये इनके लिए हमने बनाया हुआ है। ये हमें क्या बेनिफिट करता है, ये जैसे मान लो कि इल्ली नाशक है, जितनी भी इल्ली है वो इल्ली के ऊपर काम करता है, इल्ली नाशक है। जैसे मान लो कि हरी इल्ली हो गई, फिर पत्ती भेदक इल्ली आती है। पत्ती भेदक इल्ली क्या करती है, वो पत्ते को ही भेद देती है, मतलब पत्ते को ही खा जाती है, वो पत्ती भेदक इल्ली होती है। फिर पत्ती सुरंगक इल्ली होती है, पत्ती सुरंगक इल्ली पत्ते को खाती नहीं, लेकिन पत्ती के अंदर वो सुरंग बना देती है। फिर गोभकी इल्ली होती है, ठीक है। फिर एक इल्ली होती है फद छेदक इल्ली, फल छेदक इल्ली। वो फल छेदक इल्ली क्या करती है, जैसे हमारे फल होते हैं वो फल के अंदर छेद कर देते हैं और फल को अंदर से ही वो बिगाड़ देते हैं। जैसे मान लो कि हम कोई फल काटते हैं तो अंदर से वो बिगड़ा हुआ निकलता है, हमें ऐसा लगता है सड़ कैसे गया, सड़ नहीं गया है, इनके अंदर जो फल छेदक इल्ली होती है ना वो ऐसा कर देती है। तो ये फल छेदक इल्ली है, फिर काली इल्ली है, फिर लश्करी इल्ली है, ठीक है। ये जो सारी इल्ली है इनके ऊपर ये आप बायोरक्षक 40 का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये हमें सारी कैटरपिलर से बचाता है। इनके अंदर जो हमने उपयोग में लिए गए जो तत्व है, अरडूसी के पत्ते हैं, तुलसी है, लहसुन है, नीम का तेल है, औषधीय जड़ी बूटियां जैसे अरंडी का तेल है, इलायची का तेल है, ये सारी चीज हमने इस्तेमाल की हुई है। इनका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, 15 लीटर के पंप के अंदर 40 ml बायोरक्षक 40 और 15 ml हमें टिमेस का नीम ऑयल डालकर इनका छिड़काव करना है। जैसे मैंने हर बार बताया इसी तरीके से, सबसे पहले एक बाल्टी के अंदर पानी लेना है, पानी के अंदर 40 ml आपको बायोरक्षक 40 डालना है, और साथ ही साथ 15 ml हमारा टिमेक्स का नीम ऑयल है वो डालना है। फिर अच्छी तरीके से वो लकड़ी से मिक्स करके जब वो मिक्स हो जाए तो मिश्रण को आपको कहाँ पे, अपने जो फसल है उनके ऊपर छिड़काव कर देना है। और एक बात याद रखना, अगर आप शाम के टाइम के अंदर छिड़काव करते हो, 5 बजे के बाद आप छिड़काव करते हो, तो आपको अच्छा असरकारक परिणाम मिल सकता है। और इनका रीजन ये भी है क्योंकि ये जितनी भी इल्ली होती है वो दिन के अंदर अगर मान लो कि बाहर कहीं पे भी घूमने गई होती है तो शाम को तो वो अपने घर पे आएगी ही ना। जैसे मान लो कि हम बाहर घूमने जाते हैं, शाम को घर पे आ जाते हैं, तो वो भी इनके भी होते हैं ना घूमने के लिए, वो भी कहीं पे गार्डन में चली जाती है, या तो कहीं पे भी मेला लगता है तो वहां पे चली जाती है, या तो थिएटर के अंदर मूवी देखने चली गई, तो वो भी घर पे तो आएगी ना। तो शाम के अंदर आप छिड़काव करते हो तो उनका अच्छा बेनिफिट मिलता है। ये ध्यान रखना, मैंने एग्जाम्पल इसीलिए ऐसा दिया क्योंकि हमें हम लोगों को थोड़ा समझ में आए, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे अलग अलग इली दिखाई गई है, देखो आप, ये जो पत्ते होते हैं ना ये ऐसे कर देते हैं, ये पत्ते भेदक इल्ली होती है, ठीक है, ये ऐसे कर देती है। फिर ये जो ये यहाँ पे कॉटन का दिखाया गया हुआ है,
कपास का, कॉटन का, तो इनके अंदर भी ऐसे आ जाती है। फिर ये क्या करती है, ये फसल को ऐसे नष्ट कर देती है। ये जो सारी इल्ली है, इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर है बायोरक्षक 60। ये बायोरक्षक 60 है, ये विषाणु जनित और फूग जनित जो रोग होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे फंगल हो गए, वायरस हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण कोई रोग आता है, तो इनके लिए असरकारक है। ये जैसे जैसे देखो, ये जो हमारा जो ये बायोरक्षक 60 है ना, ये कवकनाशी है। मतलब जितने भी फंगल वाले जितने भी रोग है, इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। या तो सफेद फंगल है या तो काली फंगल है, ठीक है, इनके ऊपर। फिर जो मिट्टी के द्वारा जो मिट्टी जनित रोग है, जैसे उक सुक हो गया, मूलखाई हो गई। मूलखाई मतलब वो हमारे जो मूल होते हैं, ठीक है, पौधे के, वो मूल को ही खा जाते हैं, तो ऐसे मूलखाई हो गई। फिर ताना सड़न होता है, मतलब वो ताने होते हैं वो सड़ जाते हैं। फिर सफेद फूग हो गई, काली फूग हो गई, गेरू आ जाता है, ठीक है, तो इनके अंदर ये अच्छा परिणाम देती है। फिर बहुत बार क्या होता है, पत्ते के अंदर वो ऐसे धब्बे हो गए होते हैं, लाल लाल कलर के, रेड कलर के धब्बे हो गए थे, जिनको हम बोलते हैं सड़न पत्ती धब्बा, ठीक है, उनके अंदर एक काम करती है। फिर झुलसा का रोग आता है, जैसे मान लो कि अभी उत्तर भारत है और हमारे यहाँ पे गुजरात के अंदर डीसा है, वहां पे पोटैटो की जो खेतीबाड़ी होती है, ठीक है, तो इनके अंदर ये रोग ज्यादा आता है, तो इनके अंदर भी आप काम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं झुलसा के अंदर, जैसे फफूंद जनित जो बीमारी आती है। और ये टाइम के अंदर जैसे ही मान लो कभी 10-15 दिन पहले ही ये उत्तर भारत और हमारे यहाँ पे जो उत्तर गुजरात है, ये दोनों जगह पे ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये डिसीज आ गया था। तो ये जो सारा डिसीज आता है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बायोरक्षक 60 का, क्योंकि इनका फायदा है फफूंद जनित रोग, विषाणु जन्य रोग, सुकारो होते हैं, ठीक है, जड़ सड़न होते हैं, मतलब जड़ सड़ जाते हैं। फिर खाड़ियो होते हैं, छासिया जिनको हम छासियो बोलते हैं, गेरू बोलते हैं, सड़ांध बोलते हैं, इनके अंदर ये लाभकारी होते हैं, ठीक है। इनके अंदर हमने तुलसी, अडूसी, सतोडी, नीलगिरी, नीम का तेल, अरंडी का तेल और बहुत ही अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हमने ऐड की हुई है। इनका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, 15 लीटर पंप के अंदर 40 ml बायोरक्षक 60 डालना है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, गलती हो गई है। आपको बायोरक्षक 60 है वो 40 ml डालना है। तो उनके उपयोग करने से पहले एक बाल्टी के अंदर पानी लेना है, पानी के अंदर आपने बायोरक्षक 60 40 ml डाल दिया और अच्छा मिश्रण बना दिया। फिर आपको छिड़काव करना है। और जैसे मान लो कि कोई मूल के अंदर कोई फूग आती है, ठीक है, जब मूल के अंदर फूग आती है, जड़ों के अंदर फूग आती है, तो वो कंडीशन के अंदर आप इनका ड्रेंचिंग कर सकते हो। ड्रेंचिंग का मतलब क्या होता है, हमारा जो 15 लीटर का पंप होता है, वो जहां से स्प्रे होता है, वो स्प्रे वाला नोजल आप निकाल देते हो ना, तो जैसे नल में से पानी पड़ता है वैसे पानी पड़ने लगता है। और वही पानी को आप ऐसे ही वैसे ही आप ये नली को लेके आप चले जाते हैं, वो जो जड़ होता है वहां पे आप चलते चलते आगे आगे जाते हैं, तो वो ड्रेंचिंग हो जाता है। तो ऐसे आपको ड्रेंचिंग करना है जब जड़े के अंदर तकलीफ है। तो ये जो सारी चीज है ना, ये फंगल का इन्फेक्शन होता है, ये जो सारी चीज आती है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि जैसे पर्ण होते हैं, जैसे पत्तियां होती है, और पत्तियां ऐसे मान लो कि थोड़ी उनकी साइज होती है ना, और साइज जैसे बाउल होता है ना, बाउल की शेप भी बन जाती है, ठीक है। तो इनके अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं, यहाँ पे पहली इमेज में दिखाया गया हुआ है, दूसरी इमेज के अंदर ऐसे लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। फिर यहाँ पे मेन इमेज के अंदर दिखाया गया हुआ है, अगर ऐसी चीज आए, मतलब ये वायरस और बैक्टीरिया या तो फंगल के कारण आती है, तो इनके अंदर आपको बायोरक्षक 60 का इस्तेमाल करना है। आप इनके साथ नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बायोरक्षक 60 के अंदर नीम ऑयल डाला हुआ है। इसीलिए मैं आपको नीम ऑयल अलग से डालने का मना कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी हमने डाला हुआ है, इनके अंदर इनबिल्ट आएगा। फिर हमारी बायोरक्षक 80 है, जैसे छोड़ को मुंडे जैसे जो कीटक होते हैं उनको बचाने के लिए। तो ये कैसे काम करते हैं, जैसे दीमक हो गया और सफेद कीड़े हो गए, दीमक और सफेद कीड़े, ये दो कंडीशन के अंदर हम बायोरक्षक 80 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इनका उपयोग इनके अंदर जो हमने उपयोग में लिए गए घटक है, ये संतरे के छिलके का अर्क है, अड्डूसी, आकड़ो है, करंज का तेल है, नीम का तेल इसके अंदर भी हमने डाल दिया हुआ है, अरंडी का तेल है, देवदर का तेल है, और अन्य बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हमने इस्तेमाल की हुई है। और इनकी जो उपयोग की पद्धति है, 15 लीटर पंप में 50 ml आपको क्या लेना है, बायोरक्षक 80 लेना है। फिर इनको पौधे की जड़ों में ड्रेंचिंग करना है, इनका छिड़काव नहीं करना है, ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग मैंने बताया ना, वो जो स्प्रे वाला जो नोजल आता है वो निकाल देना। फिर जैसे नल में से पानी गिरता है वैसे ही पानी शुरू होगा, और फिर वो पानी को लेके आपको जो जहां पे भी हमारी फसल की जड़ है वहां पे चल के आगे चलते जाना है।
बाल्टी के अंदर पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर दो, फिर वो 15 लीटर पंप के अंदर आप ये मिश्रण को डाल देना, फिर इनका ड्रेंचिंग करना। जैसे मान लो कि ये जो सारी कीटक है इनको हम बोलते हैं मुंडा। मुंडा नाम का गुंडा जब आ जाए हमारी फसल के अंदर या तो जमीन के अंदर, तो मुंडे नाम के गुंडे के लिए कंट्रोल के लिए हमने बायोरक्षक 80 डाला हुआ बनाया हुआ। जैसे सबसे ज्यादा ये जो दिक्कतें होती है वो होती है, जैसे मान लो कि तंबाकू की खेतीबाड़ी होती है, तंबाकू के अंदर होता है, फिर जो मूंगफली की खेती करते हैं ग्राउंड नट की, ठीक है, मूंगफली के अंदर भी ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में आने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये मुंडे नाम के गुंडे के लिए हमने बनाई हुई है ताकि ये गुंडा है वो कंट्रोल हो जाए, ठीक है। फिर हमारी हेल्थ वीटा है, ये हमने क्या बनाया हुआ, दूध बढ़ाने के लिए, फैट बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ हमारे जो पशु है, ठीक है, हमारे जो पशु है जो दूध देते हैं उनका हेल्थ बढ़ाने के लिए 3 चीज के ऊपर काम करेगा। दूध के ऊपर काम करेगा, फैट के ऊपर काम करेगा, और पशुओं के मांसपेशियों के ऊपर काम करेगा। ये 3 चीज के ऊपर काम करेगा। इनका फायदा ये होगा, जो हमारे पशु होते हैं इनके पाचन के अंदर सुधार करेगा, उनको शक्ति देगा, दूध की पैदावार बढ़ाएगा, गाढ़ा दूध देगा, फैट को बढ़ाता है, जरूरी विटामिन और मिनरल्स देता है, तंदुरुस्ती को बनाए रखता है, मजबूत हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, और बीमारियों के बाद तुरंत दूध उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायक है। ये हमारे हेल्थ वीटा का फायदा है। इनके अंदर जो हमने उपयोग में लिए गए घटक है, जैसे अश्वगंधा है, जीवंती है, शतावरी है, जेठीमध है, गोखरू है, नागरमोथा है, कोचा है, आंवला है, वर्धरो है, शंख भस्म है, मंडूर भस्म है, ये सारी चीज हमने ऐड की हुई है। और इनको उपयोगी पद्धति, पशु को दिन में जब आप एक बार 50 ml खाद के साथ दीजिए, और इस्तेमाल से पहले उनको अच्छी तरीके से बोतल को हिलाए। जब हम सुबह के अंदर पशु को खाद देते हैं, ठीक है, दोने से दूध निकालने से पहले, तो खाद के अंदर में 50 ml दे देना है। या तो आप शाम को भी दे सकते हो, लेकिन आप सुबह में देते हो तो अच्छा होता है, क्योंकि सुबह में के अंदर जो पशु होते हैं, ठीक है, वो भी फ्रेश होते हैं, और अगर सुबह के अंदर भी उनके बॉडी में चला जाए तो उनके पूरा दिन भी उनका काम अच्छा रहता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ऐसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी हेल्थ वीटा का। भारत के प्रधानमंत्री ने भी जैविक खेती का हमने आह्वान किया हुआ है। बहुत सारे आपको न्यूज के वीडियोस या तो यूट्यूब के अंदर खुद मोदी सर के वीडियो भी हमें मिल जाएंगे, जो खुद ऐसा बोलते हैं कि आप जैविक खेती का इस्तेमाल करो। भाइयों और बहनों, मैं आप सभी सिक्किम वासियों को, यहाँ की सरकार को, और विशेषकर यहाँ के किसानों को बधाई देता हूं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर देश में उदाहरण बनकर के सामने आए। सिक्किम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट बनने वाला पहला राज्य है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। और ये जो हवाई अड्डा है, आज तो पैसेंजर के लिए शुरू हो रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जब यहां से फल फूल घंटे भर में दिल्ली के बाजार में पहुंच जाए, वो दिन दूर नहीं होगा। हिंदुस्तान के कई भगवान होंगे जिनके चरणों में अब सिक्किम के किसानों ने जो फूल तैयार किए हैं वो पहुंचने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सरकार ने मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नाम से एक विशेष योजना भी चलाई। इसके लिए करीब 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। साथियों, ऑर्गेनिक उत्पाद न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी धरती के लिए सुरक्षित है, बल्कि हमें बीमारियों से भी दूर रखते हैं। देशवासियों का स्वास्थ्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और मुझे कल मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि यहां पर पिछले 10 साल में
इस ऑर्गेनिक की सफलता का एक सीधा परिणाम दिखाई दे रहा है कि हाँ, आयु अब बढ़ रही है। पहले की दुनिया में पिछले 10 साल में जीवन जीने के उम्र की सीमा तेज गति से बढ़ रही और उसमें भी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि देश के लोग भी ये केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति पाकर के कितना जीवन अच्छा जिया जा सकता है, वो जरूर सिक्किम से सीखेंगे, समझेंगे। मुझे जानकारी है कि स्वच्छता ही सेवा की मुहिम को सिक्किम वासियों ने एक प्रकार से गले लगाया, बहुत आगे बढ़ा है। आप सभी के प्रयास, आपकी जागरूकता की वजह से सिक्किम ने 2016 में सबसे पहले सिक्किम को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया था, ओपन डेफिकेशन फ्री। इतना ही नहीं, प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति के लिए भी आप लोगों ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री भी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में वो भी बोल रहे हैं कि हम केमिकल का इस्तेमाल कम करें या तो बंद करें, ताकि जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि जो सिक्किम है, ठीक है, उनके लोगों की जो आयुष्य है वो भी अच्छी बढ़ने लगी है और स्वास्थ्य के अंदर भी सुधार आया है। तो वो तो जायज ही है, क्योंकि हम अच्छी केमिकल के बगैर की चीज खाएंगे तो स्वास्थ्य तो अच्छा ही होगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आयु के अंदर भी फर्क आएगा। तो ये हमें फायदा भी दिला सकता है इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं आपको और एक वीडियो बताना चाहता हूँ। इसकी कमी नहीं होने दी है। मैं उनके इस हौसले की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। हाँ, तारीफ के साथ ही मेरी आप सभी से एक प्रार्थना भी है, क्या पंजाब हो, हरियाणा हो, देश का किसान, और पल्लवी जी, मुझे लगता है कि पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, जैसे ड्रग्स के खिलाफ मैंने देखा है कि पठानकोट और गुरदासपुर की बहनें, जब मैं वहां संगठन का काम करता था तो मेरा कई गांव की माताओं बहनों से संपर्क रहता था। वो हमेशा मुझे कहती थी कि हमारे नौजवानों को ये ड्रग्स वगैरह से बचाइए, बहुत चिंता करते थे। जैसे वही काम है, वैसे हमारी इस धरती माता को बचाना, हमारे किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे देश के नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। और इसलिए पल्लवी जी, आप जैसे प्रधान गांव वालों को समझाए कि भाई अब गांव में पहले अगर 10 थैली आता था यूरिया तो अब 5 थैली आएगा, पहले 100 थैली आता था तो 50 थैली आएगा, हम आधा कर देंगे। आप देखिए, पैसा भी बचेगा और ये हमारी धरती माता भी बचेगी। तो मैं चाहूंगा कि जब पंजाब के किसानों से बात हो रही है और पल्लवी जैसे प्रधान से बात हो रही है, इसकी कमी नहीं होने दी है। इसकी और साथ ही साथ हमें टीमेक्स रिटेल लिमिटेड के ऑर्गेनिक फार्मिंग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हमारे पर्सनल केयर सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, होम केयर सेक्टर है, कॉस्मेटिक है, फूड एंड बेवरेजेस है, लाइफस्टाइल है, ऐसे हमारे बहुत सारे सेक्टर है जो इनके अंदर हम काम करते हैं। वो भी आप हमारे लोगों से जान सकते हैं, और उनके अंदर भी हमने अच्छी अच्छी प्रोडक्ट का निर्माण किया हुआ है और लोगों को अच्छा बेनिफिट दे रहा है। दोस्तों, आज की मीटिंग के अंदर आप सब लोग प्रेजेंस रहे, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि मैंने कोशिश की आप लोगों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक के बारे में समझा सकूं, ठीक है, और आगे भी हम लोग समझाते रहेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, हमें साथ मिलके ये मुहिम उठानी है कि हम लोगों को ये बताए कि ये ऑर्गेनिक फायदे से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से आपको क्या फायदा हो सकता है, और हमारी जितनी भी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो आज की जो मीटिंग है वो फेसबुक के ऊपर भी शेयर रहेगी, ताकि आप दूसरी बार भी देख सको और लोगों को भी आप दिखा सको। और
आप लोग भी, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी किसान अभी प्रेजेंट है, ठीक है, वो लोग अपने खेत के अंदर एक बार इस्तेमाल शुरू करें और अच्छे परिणाम ले, और दूसरे लोगों को आप ये मुहिम के अंदर जुड़े। ये सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस की बात नहीं है, ये साथ ही साथ ये बिजनेस एक अलग चीज होती है और हमारा स्वास्थ्य एक अलग चीज है। और अगर हम इनके ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, और हमारे किसान भाइयों के जो भी मुसीबतें हैं, जैसे आय नहीं अच्छी आती है, ठीक है, उत्पादन अच्छा नहीं आता, तो इनके अंदर भी हम फायदा करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और बहुत जल्द मिलेंगे हम और मीटिंग के अंदर। और अभी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि हमारे 12 तारीख तक हमारे सभी लोगों को सीएनसी मिलते हैं, तो हमारे जितने भी लोग हैं, नए हैं पुराने, वो सब लोग सीएनसी मतलब कंसिस्टेंसी 1000 बीवी वाली ऑफर का भी बेनिफिट ले, ताकि आपको भी अपने घर की प्रोडक्ट के अंदर भी बेनिफिट मिले, ठीक है। तो आप वो भी बेनिफिट ले, और जिनको ये प्रोडक्ट ऑफर के बारे में समझ नहीं, वो अपने सीनियर से पूछे और अच्छी तरीके से एक बार सीखे उनसे, बहुत ही अच्छा आपको फायदा मिलेगा। और ये जो फरवरी मंथ है, ठीक हो, ये मंथ को हम बहुत ही अच्छी तरीके से बिजनेस को भी डेवलप करते हैं, और साथ ही साथ हमारे अंदर भी एक नई लीडरशिप डेवलप करते हैं, ठीक है। अगर आपको मान लो कि कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो, टाइप करके को होस्ट के अंदर मेरा नाम है, तो आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सवाल आया है, धरती विटा, भूमि विटा और रुधि विटा का इस्तेमाल कब करना है। जैसे मान लो कि हम कोई भी फसल जब हम बोते हैं खेत के अंदर, ठीक है, तो जब उनको पहला पानी देते हैं, तो पानी के साथ हम धरती विटा या तो भूमि विटा, दोनों में से एक हम दे सकते हैं, ठीक है। फिर 20 दिन की हो जाए फसल, फिर 20 दिन की फसल हो जाए, बाद में हमें क्या इस्तेमाल करना है, रुधि विटा का इस्तेमाल करना है, ठीक है। पहले हमें क्या इस्तेमाल करना है, धरती विटा या तो भूमि विटा, दोनों में से एक का। फिर हमें 20 दिन बाद क्या करना है, रुधि विटा का इस्तेमाल करना है, फिर हर 20 दिन के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और कोई सवाल? हाँ, बस इसी तरीके से यूज करना है सर। नहीं, आपको बायोरक्षक 60 और बायोरक्षक 80 के साथ आपको नीम ऑयल का मिश्रण करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट के अंदर हमने जब बनाई है तब से हमने नीम ऑयल ऐड किया हुआ है, तो आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं है। और बायोरक्षक 20 और 40 में मैं इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो ये बायोरक्षक 20 और 40 स्पेशल इल्ली के लिए और जो सूचीय वर्गीय कीटक है इनके लिए हमने बनाई हुई है, ठीक है। तो ये जो कीटक है ना, तो इनके ऊपर ये बायोरक्षक 20 का इफेक्ट बहुत ही अच्छा होता है एज ए एग्रीकल्चर की बात करूँ तो, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि इनके अंदर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें। आप गर्म पानी के साथ भी मिक्स करते हैं, या तो गर्म पानी नहीं है तो नॉर्मल पानी के अंदर भी ये मिक्स हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको अच्छी तरीके से लकड़ी से हिलाना पड़ेगा। सर जी अभी जो रोग है उसके नारियल बोल, व्हाइट मक्खी, हाँ तो वो व्हाइट फ्लाई मैंने पहले ही बताया ना, व्हाइट फ्लाई सबसे ज्यादा आता है नारियल के अंदर, तो व्हाइट फ्लाई के अंदर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जहां पे भी नारियल ही है वहां पे तो ये व्हाइट फ्लाई की समस्या होने ही वाली है। तुलसी ड्रॉप आपको 10 ड्रॉप, और व्हाइट फ्लाई के अंदर बायोरक्षक 20 हो, तुलसी ड्रॉप आप मिलाते हो तो 10 ड्रॉप आप मिलाओ। कोकोनट ट्री के अंदर आप डाल सकते हो धरती विटा। जैसे ही मान लो कि आपका ट्री है, ठीक है, तो आप जो आपका ट्री है, ठीक है, तो वो एक ट्री के अंदर आप 10 ग्राम आप पहले एक बाल्टी में पानी लो, फिर 10 ग्राम इनके अंदर मिला दो, और फिर वो ट्री के जो हम जो क्यारा बनाते हैं ना पानी डालने के लिए, वहां पे आप डाल दो पानी के साथ। जैसे मान लो कि बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि भाई इसमें हमने केमिकल नहीं डाला है तो इल्ली
या तो कोई कीटक कैसे मर जाते हैं। जैसे मान लो कि मैं बताऊं तो ये इनकी हमने प्रोसेस कैसे बनाई हुई है। जैसे मान लो कि हमारे बायोरक्षक 40 है इल्ली के लिए, ठीक है, तो हमने ये प्रोसेस कैसे बनाई हुई है, इनके अंदर हमने आकर्षण की फॉर्मूला ऐड की हुई। आकर्षण की फॉर्मूला मतलब जैसे ही बायोरक्षक 40 पत्ते के ऊपर गिरेगी तो वहां पे जो इल्ली है वो आकर्षित होकर वहां पे आएगी। और ये हमने जो प्रोडक्ट बनाई हुई है ना, इनके अंदर हमने कीड़ामारी का यूज किया हुआ है। जैसे वो वहां पे वो खाएगी तो क्या उनके पेट के अंदर जाएगी, तो ये जो है ना वो उनकी जो पाचन तंत्र है ना, वो पाचन तंत्र को ही कमजोर बना देगी। मतलब वो उनका पाचन तंत्र, उनका मेटाबॉलिज्म को ही कमजोर बना देगी ये दवाई। और मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाएगा, फिर वो खाने के लिए सक्षम नहीं रहेगी। और खाने के लिए सक्षम नहीं रहेगी, 1-2 दिन नहीं खाएगी तो अपने आप वो बेहोश हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये फॉर्मुलेशन काम करता है। ये डायरेक्ट मार नहीं देता है। ये क्या करता है, वहां के जैसे मान लो कि बायोरक्षक 20 है, तो रस सूचने वाले कीटक को कैसे मारता है, क्योंकि बायोरक्षक 20 जैसे ही आपके ऊपर, आपके पौधे के ऊपर पड़ती है तो पौधा उनके संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से वो पौधे के अंदर चली जाती है। और पौधे के अंदर चली जाती है, रस सूचने वाले कीटक क्या करते हैं, रस सूचती है। और वो रस सूचने के साथ साथ उनके बायोरक्षक 20 उनके पेट में जाएगी। और पेट में जाएगी, फिर क्या होगा, उनको जो उनकी जो सिस्टम होती है अंदर की, ठीक है, जो पाचन करने के लिए, वो सिस्टम को ही ये कमजोर बना देती है। और केमिकल क्या करता है, केमिकल डायरेक्ट ही उनको मार देता है। ये डायरेक्ट नहीं मारेगी। जैसे ही मान लो कि कोई भी केमिकल है, इनके अंदर आप इल्ली डालो और डायरेक्ट मर जाएगी। ये क्या करेगी, ये प्रोसेस के अंदर काम करेगी। ठीक है, तो ये ऐसे काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है ना, हाँ तुलसी ड्रॉप नाखी सके बदे वहां। तुलसी, तुलसी तो अच्छा ही है वैसे भी। मुझे भी एक इंसान ने ऐसा पूछा था, क्या केमिकल नहीं है तो ये कैसे मरेगी। मैंने बोला ये मरती नहीं, ऐसे काम करती है। और एनओसी वैसे तो सर्टिफिकेट किसी को दे नहीं देती। ओके, आशा करता हूँ सब लोगों को समझ में आ गया होगा। और ऐसा है तो हम समय अंतर पे भी मीटिंग करते रहेंगे, ठीक है। और 1-2 बार आप ये मीटिंग फिर से देखोगे तो बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी आपको। मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अभी 12 तारीख को जितने भी हमारे नए और पुराने लोग हैं, सबको हम सीएनसी के अंदर हम ऑफर का बेनिफिट देते हैं। और मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।